नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिका लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, मेरा लोन डिफॉल्ट हो गया है, मेरा लोन अकाउंट एनपीए भी हो गया है, मैंने प्रायर नोटिस अपने एडवोकेट के माध्यम से भी दे दिया है, सेटलमेंट करने के लिए बैंक ऑफर कर रहा है, बैंक रेडी है सेटलमेंट करने के लिए, लेकिन अभी मेरे पास फंड नहीं है सेटलमेंट करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपके पास सेटलमेंट करने के लिए भी फंड नहीं है, चाहे लोन अकाउंट एनपीए हो गया हो, 4 से 6 महीने डिफॉल्ट के भी हो गए हों, बैंक भी सेटलमेंट करने के लिए फोर्स कर रहा है, बोल रहा है कि सेटलमेंट जल्दी से जल्दी करो, और फंड नहीं होने के चलते आप सेटलमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में अब आप करें तो करें क्या। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आपके पास सेटलमेंट करने के लिए फंड नहीं है तो क्या करें, और अगर सेटलमेंट नहीं करते हैं तो बैंक क्या लीगल एक्शन लेगा, और आप ऐसे में बैंक को क्या लीगल रिप्लाई या रिवर्ट करें जिससे आप अपना बचाव कर सकें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जो भी नए अपडेट्स हैं आपको मिलते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों को इससे मदद मिल सके। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अब जैसे कि आपने मल्टीपल लोन लिया है और अब लोन डिफॉल्ट होने के चलते आप इस लोन ट्रैप में फंस चुके हैं, निकलने के लिए समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। आपका लोन अकाउंट एनपीए हो गया है, सेटलमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, पर मल्टीपल लोन्स के चलते आप समझ नहीं पा रहे हैं कि सेटलमेंट करें तो करें कैसे, सबका इकट्ठे सेटलमेंट कैसे करें, क्योंकि मल्टीपल लोन्स है और सेटलमेंट सभी का करना है। लेकिन अब फंड भी नहीं है, फंड है भी तो करें किसका पहले करें। अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि स्टेप से और सेटलमेंट करने के लिए फंड नहीं होने के चलते आप इस स्टेप से निकल ही नहीं पा रहे हैं, और टेंशन से आप ना तो काम पे फोकस कर पा रहे हैं, ना ही आप इस स्टेप से निकल पा रहे हैं। बैंक आपको सेटलमेंट करने के लिए आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन के सेक्शन 62 का नोटिस दे रहा है। कई लोगों को सेक्शन 20B लीगल सर्विस अथॉरिटीज का नोटिस भी आ रहा है, डीएलएसए से भी आपके पास नोटिस आ रहा है, परमानेंट लोक अदालत का भी नोटिस आ रहा है, नेशनल लोक अदालत का भी नोटिस आपके पास आ रहा है, पर फंड नहीं होने के चलते आप सेटलमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। अब बैंक आपके पास सेटलमेंट करने के लिए इस सारे नोटिस भेज रहा है कि आप आए और आकर के सेटलमेंट बैंक से करें, बट फंड नहीं होने के चलते आप ये सोच रहे हैं कि हम सेटलमेंट तो कर नहीं पाएंगे, हमारे पास फंड है ही नहीं, तो हम जाएं या ना जाएं। अगर जाते हैं तो सेटलमेंट करने के लिए फंड है नहीं है, और अगर नहीं जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि बैंक हमारे अगेंस्ट में कोई लीगल एक्शन ले ले। अब ये सारे नोटिस आपको अलग अलग तरीके से मिल तो रहे हैं, बट सभी में आपको सेटलमेंट करने के लिए बैंक बुलाता है और कहता है कि आप आकर के सेटलमेंट करें। बट अगर आपके पास फंड नहीं है, तो अगर आप नहीं जाते हैं तो ऐसे में आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि अब जब फंड होगा तभी तो आप सेटलमेंट करेंगे। फंड है नहीं तो सेटलमेंट करने की तो कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि सेटलमेंट तभी होगा जब आपके पास फंड होगा, और बैंक को अपना आउटस्टैंडिंग ड्यूज क्लियर करना है तो सेटलमेंट करने के लिए ऑफर करेगा। अब वहां पे क्वेश्चन सबसे पहला यही आएगा कि ठीक है, हम आ गए हैं सेटलमेंट करने के लिए, हमारे पास फंड है नहीं, तो अगर आप नहीं जाते हैं तो बैंक क्या लीगल एक्शन लेगी, इससे भी आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब क्या लीगल एक्शन ले सकती है अगर नहीं गए, तो बेस्ट यही है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो लोन डिफॉल्ट बिल्कुल भी ना करें। बट अगर आप लोन डिफॉल्ट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी विषम परिस्थिति के चलते, चाहे आपका जॉब लॉस हो गया हो, चाहे आपका बिजनेस लॉस हो गया हो, चाहे आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई हो, तो अब ऐसे में आप जो भी आपका आउटस्टैंडिंग ड्यूज है उनको क्लियर करके बाद में भी आप अपना लोन क्लोज कर सकते हैं। और अगर आपके पास उतना फंड नहीं है तो सेटलमेंट करके भी अपनी लायबिलिटीज से आप बाहर आ सकते हैं।
अपना जो भी लाइबिलिटीज है उसको सेटलमेंट करके क्लोज करें। बट अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास फंड नहीं है सेटलमेंट करने के लिए भी, तो ऐसे में अपनी लाइबिलिटी से हम निकले तो निकले कैसे? क्योंकि अगर लाइबिलिटी से निकलना है तो आपको सेटलमेंट करना होगा या फिर आपको टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपके पास फंड नहीं है तो कोशिश करें कि आप अपने नॉन रिलेटिव से पैसे अरेंज करके अपनी लाइबिलिटीज को क्लोज करें। बट हाँ, ये ध्यान रखें कि एक लोन क्लोज करने के लिए आप दूसरा लोन ना लें, ना ही किसी साहूकार से लोन लें। पता चले कि आप किसी से ब्याज पे पैसे ले रहे हैं, तो ऐसे में तो कभी आप इस लोन ट्रैप से निकल ही नहीं पाएंगे और ब्याज पे ब्याज आप देते जाएंगे और इस परिस्थिति से निकलना और भी मुश्किल हो जाएगा। पर अगर इधर उधर से अरेंज करने के बावजूद भी आपके पास फंड नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में भी आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बैंक को प्रायर लीगल नोटिस देकर के भी इंटीमेट कर सकते हैं और आपकी जो भी फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस हैं, जो भी क्राइसिस है, चाहे वो जॉब लॉस के चलते हो, चाहे बिजनेस लॉस के चलते हो, चाहे मेडिकल इमरजेंसी के चलते हो, तो आप बैंक को इंटीमेट अगर कर देते हैं तो उसके बाद आपको अपने काम पे फोकस करना है। कोशिश करें कि फंड इकट्ठा करने के लिए आप फोकस करो, ना कि आप इस परेशानी में पड़े रहो कि कैसे इस चीज से बाहर निकला जाए। आप अपना काम पे फोकस करो। जॉब अगर नहीं है तो आप जॉब सर्च करो और फंड इकट्ठा करने की कोशिश करो, क्योंकि मल्टीपल लोन्स तो हैं बट वो लाइबिलिटीज तभी खत्म होगी जब आप उनको क्लोज करेंगे। और क्लोज आपका या तो टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज भरने के बाद होगा या फिर सेटलमेंट करने के बाद होगा, और उसके लिए फंड की जरूरत पड़ेगी। तो फंड होगा तभी आप सेटलमेंट भी कर पाएंगे। तो इसलिए इन सब चीजों को छोड़ करके, इन सारी टेंशनों को इग्नोर करके अपने सिर्फ काम पे फोकस करो और फंड इकट्ठा करना शुरू करो। तभी आप इस सिचुएशन से निकल पाएंगे। और जो भी मल्टीपल लोन है उनको एक सीक्वेंस वाइज आप नोट डाउन कर लें कि किसको आपको पहले क्लियर करना है और एक एक करके ही अपना मल्टीपल जो लोन्स हैं उनको सेटल करें। अब बात हो गई कि अगर आपने बैंक को इंटीमेट कर दिया, अब फर्दर बैंक जो है वो क्या लीगल एक्शन लेगा, उससे भी आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बैंक लीगल एक्शन ले सकता है, लेकिन अब आपके पास सेटलमेंट करने के लिए फंड अगर नहीं है तो आपको बैंक के जो भी लीगल एक्शन है उनको फेस तो करना पड़ेगा। उससे आप डरेंगे तो उससे आप निकलेंगे कैसे, उसको हैंडल कैसे करेंगे? तो अब आपको ये चीज सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि बैंक हमारे अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेगा, अब हमें जेल हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सबसे जो बड़ा क्वेश्चन होता है, मैम क्या लीगल एक्शन ले सकती है बैंक, क्या कर सकता है बैंक, क्या लीगल एक्शन लेगी, कहीं हमें जेल तो नहीं हो जाएगी? तो इन सब सवालों का एक ही जवाब है कि अगर बैंक कोई भी लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट में लेती है तो सबसे पहले आपको लीगल नोटिस भेजेगी। चाहे वो आपका आउटस्टैंडिंग ड्यू का नोटिस हो, चाहे डिमांड नोटिस हो, चाहे रिकॉल नोटिस हो, या फिर सेक्शन 21 आर्बिट्रेशन का नोटिस हो, सेक्शन 25 ईसीएस बाउंस में नोटिस हो। तो आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं है। आपको टाइमली उन नोटिस का रिप्लाई रिवर्ट करना है, क्योंकि अगर आप सेटलमेंट नहीं करेंगे तो बैंक फर्दर आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेगा। अब आप उनको टाइम से रिप्लाई रिवर्ट जरूर करें, क्योंकि बैंक के साथ अगर आपका कम्युनिकेशन रहता है तो बैंक को इतना तो एश्योरेंस रहता है कि जो भी डिफॉल्टर है वो हमारे साथ कम्युनिकेशन रख रहा है और फ्यूचर में अगर उसके पास पैसे होंगे तो वो अपना जो ड्यूज है उसे क्लियर करेगा या फिर सेटलमेंट करके भी क्लोज करेगा। बट अगर आप उससे कम्युनिकेशन नहीं रखते हैं तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये हमसे भाग रहा है या ये हमारे पैसे लेके चला जाएगा, ये हमें पैसे देगा ही नहीं। तो ऐसे में तो बैंक और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेने के लिए, और रिकवरी एजेंट्स आपके घर पे विजिट करने के लिए भेजती है, आपके पास कॉल्स करवा करके आपको परेशान करती है। तो अगर आपके पास कॉल्स आ रही हैं, रिकवरी एजेंट विजिट कर रहे हैं, उस सिचुएशन में भी आपको हैरास होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप उनको भी हैंडल कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करें। आपको हैरासमेंट अगर करते हैं तो कंप्लेन करें बैंक को, या फिर आप लीगल हैरासमेंट नोटिस भी दे सकते हैं, आप आरबीआई को भी कंप्लेन रेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उनको हैंडल कर सकते हैं। और अगर आपके पास मल्टीपल लोन्स हैं तो एक एक करके ही उसे सेटलमेंट करें।
और अगर आपके पास कोर्ट से भी कोई नोटिस आता है, सम्मन आता है, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सेटलमेंट नहीं करते हैं तो आप आर्बिट्रेशन अगर आता है तो आपको उसका टाइम से ऑब्जेक्शन करना है, टाइम से उसका रिप्लाई करना है। इनिशियली ही ऑब्जेक्शन करें आर्बिट्रेशन में तो। और अगर कोर्ट में सेक्शन 25 से आपके पास सम्मन आ रहा है 138 NI एक्ट के तहत में, तो आप वहां पे जाकर के कोर्ट में अपीयर हो, उसको कंटेस्ट करें, क्योंकि जब आप कंटेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो टाइम मिलता है फंड अरेंज करने के लिए। उस टाइम पे आप अपना फंड इकट्ठा करें। आपका सेक्शन 25 कंपाउंडेबल है, सेम डे आपको बेल मिल जाती है। और कंपाउंडेबल मतलब कि आप जब भी उसको सेटलमेंट करते हैं या अपने ड्यूज क्लियर करते हैं, वो कोर्ट केस वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। अब मैं यही कहूंगी कि बैंक को आपको जेल भेज करके कोई बेनिफिट नहीं है। बैंक चाहता है कि उसका जो भी पैसा है वो रिकवरी हो, वो उसको वापस मिल जाए। जेल भेज के उसे पैसा नहीं मिलेगा आपसे। तो इसलिए आपको इस चीज से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हमें जेल हो जाएगी, बल्कि आप ध्यान दें कि हमें फंड इकट्ठा करना है और जो भी हमारी लायबिलिटीज हैं उनको क्लोज करना है। तो इसलिए कभी भी आप बैंक के लीगल एक्शन से बिल्कुल भी ना डरें। अगर आपके पास फंड है तो आप उनका जो भी ड्यूज है उसको क्लियर कर दें। अगर आपके पास फंड उतना नहीं है कि सारा ड्यूज आप क्लियर करें, तो सेटलमेंट करके क्लोज करें। और अगर आपको लग रहा है कि सेटलमेंट करने के लिए भी फंड नहीं है, तो जो भी केस है, चाहे वो आर्बिट्रेशन, चाहे वो सिविल कोई सूट हो, चाहे आपका सेक्शन 25 में कोई केस हो, आप उसको कंटेस्ट करके अपनी लायबिलिटीज बाद में क्लोज कर सकते हैं। तो उन चीजों से आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जो कोर्ट का सम्मन आता है उससे डर जाते हैं, कोई अरेस्ट वारंट आ जाता है उससे डर जाते हैं। अरे भाई, आपको सम्मन आ रहा है, अपीयर होने के लिए आ रहा है, आप कोर्ट में जाकर के अपीयर हो, डरने की जरूरत क्या है उसमें? आपके पास अरेस्ट वारंट क्यों आ रहा है? क्योंकि आप सम्मन पे नहीं गए, इसलिए आपके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट कोर्ट ने जारी किया है। अब कोर्ट बाय लॉ चलेगा, बाय प्रोसीजर फॉलो करता है, उसी के अकॉर्डिंग आगे अगर सम्मन पे नहीं गए तो अरेस्ट वारंट इशू कर देता है। तो इसलिए जब सम्मन आए तो अपीयर हो, अगर कोर्ट से कोई नोटिस आए तो जरूर जाए, इग्नोर बिल्कुल भी ना करें और अपने केस को कंटेस्ट करें। उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सभी सवालों का उत्तर सही तरीके से दे पाई हूँ। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेरी रह जाती है, अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा सवाल रहता है, तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक। नमस्कार।